नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट क्लॉज नंबर 10 के ऊपर। सो ये हमारा लास्ट वीडियो है फॉर दिस सेशन। सो मैं आपसे स्टार्ट में ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पूरे सीरीज़ का फीडबैक दें और मैं आपकी फीडबैक को टेक केयर करूँगा। मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस आंसर्स या क्लैरिफिकेशंस होंगी उसके बारे में भी अगर रिक्वायर्ड होगा तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो भी डाल दूंगा। सो डिटरमाइन एंड सेलेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्लीमेंट एनी नेसेसरी एक्शंस टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड इनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्लूड। सो हमें आइडेंटिफाई करने हैं, ढूंढना है कि हम कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पर पॉसिबिलिटी है इम्प्रूवमेंट की, जहाँ पर हमें कहीं से भी कुछ आइडिया मिला है, कोई काइजन मिला है, किसी डिस्कशन के अंदर किसी ने नॉर्मल या ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट का आइडिया दिया है तो हम उसको रिव्यू करके और उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि इम्प्रूवमेंट टूवर्ड्स कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट करें और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करें। सो ये हमें फोकस करना है and otherwise we can improve our wastages, cost of poor quality plus अपना profitability, अपने low cost और delivery time. So you can do improvement anywhere, but the requirement of standard is focus on customer requirements and customer satisfaction, which is the prime intent of this standard, that we have to supply the product as per customer requirement. सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इस स्टैंडर्ड का सबसे प्राइम इंटेंट है कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। सो उसमें हमें जो फोकस करना है कि हमारा प्रोडक्ट और हम जो सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर को वो इम्प्रूव हो। हमारे इंटरनल और कस्टमर या एक्सटर्नल जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं उनकी जो एक्सपेक्टेड नीड है हमसे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, सो वो या तो मीट करें हैं या उनकी एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में आ सकती हैं, उसको भी हम आइडेंटिफाई करके और उसको रिक्वायरमेंट्स को एक्सीड करें। लाइक हमारे मे बी एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज ये चाहती है कि हम ऑटोमेशन करें, हम प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करें। फ्यूचर में हो सकता है कि वो कस्टमर लो कॉस्ट या कॉस्ट रिडक्शन की बात करता रहता है, हर साल हम 5% 10% कस्टमर डिमांड करता है। सो वो नियर फ्यूचर है वो हमारे ऊपर कॉस्ट रिडक्शन का इम्पैक्ट आने वाला है, तो हम आज से ही वो कॉस्ट रिडक्शन के प्रोजेक्ट स्टार्ट करें सो दैट कस्टमर सेटिस्फाइड रहे इन फ्यूचर। करेक्शन या किसी भी प्रॉब्लम को हम करेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोसेस के अंदर भी अगर इम्प्रूवमेंट के चांस है तो हम वहाँ भी आइडेंटिफाई करें कि हम उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कोई प्रिवेंशन है या प्रिवेंट हम कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, या जो अनडिजायर्ड इफेक्ट्स हैं, जो रिस्क हैं, जो रिस्क है नेगेटिव रिस्क हैं, उनको हम आने से रोक सकते हैं या उसको शेयर कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। सो उसको ऊपर फोकस करके अगर हम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, हमारी ओवरऑल जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस है जो हम मॉनिटर करते हैं थ्रू KPI, बिजनेस प्लान, विजन एंड मिशंस, सो वो उसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करें। सो एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रूवमेंट कैन इंक्लूड करेक्शन, करेक्टिव एक्शन, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, ब्रेक थ्रू चेंजेस। ब्रेक थ्रू चेंजेस मीन्स ड्रास्टिकली चेंज। लाइक आज की डेट में रिजेक्शन परसेंटेज 10% चल रही है, से हमारे पास मशीनिंग प्रोसेस है और हम लेथ के ऊपर करते हैं। सो हमने एक आइडिया आया और हमने CNC मशीनिंग स्टार्ट कर दी और एकदम से रिजेक्शन 1% आ गई। सो दैट इज कॉल्ड ए ब्रेक थ्रू चेंज या ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट। सो वो भी हम ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। कुछ इनोवेशन है, कुछ नए आइडिया हैं, कुछ हम नई चीज़ इनोवेट कर लें, कुछ हम नई टेक्नोलॉजी इनोवेट कर लें, या हम अपनी मशीन के अंदर कुछ चेंजेस करके और मशीन को स्पेशल पर्पस मशीन या SPM टाइप से हम मॉडिफाई कर लें। सो उसको भी हम मोटिवेट करें और उसको भी आइडेंटिफाई करके अपने सिस्टम में इम्प्रूव करें। कई बार ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को रीऑर्गेनाइज करती है। रीऑर्गेनाइज का मतलब कि कई बार पुरानी टीम को चेंज करके नई टीम लाती है, या हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करके दूसरी जगह प्लांट लगा करके और हम कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं,
या हम इन्हेंस करते हैं कुछ नई टेक्नोलॉजी को, सो उसको भी हम ध्यान में रख करके उन अपॉर्चुनिटीज़ को या उन इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके और हम कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करके और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नॉन कन्फर्मेंस या नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। सो ये क्लॉज वो है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सो बहुत सारी जगह पे देखिए, अगर हम काम करेंगे तो गलतियां होगी, अगर हम काम नहीं करें तो गलतियां नहीं होगी। सो गलतियां होना इज नॉट ए बैड, गलतियां तो होंगी और रिस्क के बिना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती। तो रिस्क आएंगे, बट क्या हम जो आने के बाद उन रिस्क को आइडेंटिफाई करके और दोबारा ना आने दें, कुछ उस टाइप के हम एक्शंस लें, दैट इज कॉल्ड ए करेक्टिव एक्शन। सो जो रूट कॉजेज हैं, जो रीजंस हैं उस नॉन कन्फर्मेंस को आने के, तो उसको हम अगर एलिमिनेट कर सकें या वो दोबारा ना आए और ऐसा हम कुछ एक्शंस लें, तो उसे हम करेक्टिव एक्शन कहते हैं। नॉन कन्फर्मेंस कैन बी ए एनी फॉर्म, इट मे बी ए कस्टमर कंप्लेंट, इट मे बी ए हमारे KPI मीट नहीं हो रहे, इट मे बी ए रिजेक्शन, इट मे बी ए वेस्टेज। सो जो हमारे गोल ऑफ IATF के है, उसको हम कहीं पर भी एड्रेस करें, वेरिएशन को कंट्रोल करें, वेस्टेज को कंट्रोल करें, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को हम एलिमिनेट करें और हम रिस्क को कम करें या रिस्क को मिटिगेट करें या रिस्क को अगर डिज़ाइन के साथ हम अगर एलिमिनेट कर सकते हैं तो उसके लिए कोशिश करें। सो ये सब इस क्लॉज के अंदर बारे में बात होगी। सो पहला है, जब कोई नॉन कन्फर्मेंस आती है तो उसके ऊपर हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, उसको हम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं और उसको हम करेक्ट कैसे कर रहे हैं, एंड देन उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज है। कस्टमर की लाइन बंद हो रही है या कस्टमर उसके बाद अपने लाइन को बंद करना पड़ रहा है क्योंकि आपका डिफेक्टिव मटेरियल है। सो कस्टमर की लाइन को कैसे स्टार्ट करें हम, और कस्टमर के ऊपर वो इम्पैक्ट जो आ रहा है उसको हम कैसे कम करें, इसके ऊपर हमें काम करना है। रिएक्शन का मतलब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर कोई फायर इंसिडेंट होता है कहीं पर, तो सबसे पहला रिएक्शन होता है आग लग गई, आग लग गई। सो हम चीखते हैं, सो दैट इन्फॉर्मेशन हो, मतलब तुरंत हमने रिएक्ट किया। सेम कस्टमर कंप्लेन आई तो हम पूरी कंपनी के अंदर एक वॉइस निकालें, कहीं नोटिस लगाएं, लोगों को इकट्ठा करके बताएं कि भाई ये कंप्लेन आ गई है, जिस वक्त आ गई है उसी वक्त बताएं। सो 333 कुछ अप्रोच है जो कंपनियां करती है, 3 सेकंड के अंदर या 3 मिनट के अंदर, मिनिमम टाइम के अंदर हम सबको कम्युनिकेट करें, एंड देन 3 मिनट में हम उसको करेक्ट करें, 3 घंटे में हम उसके रूट कॉज ढूंढें, एंड 3 दिन के अंदर हम उसके करेक्टिव एक्शन लें, और 3 महीने में हो सकता है कि हम प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव एक्शन या हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करें उन एक्शंस को, सो दैट कि दूसरे प्रोडक्ट में या दूसरी लाइन के ऊपर वो रूट कॉज दोबारा से ना आए, दोबारा से रीअकर ना हो। So evaluate need for action to eliminate the cause to prevent occurrence and reoccurrence by, so जो भी root cause है उसको एलिमिनेट, उसका रीज़न को हम आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट करें, उसको ख़त्म करें कि वो दोबारा से हमारे प्रोसेस में ना आए। सो रिव्यू एंड एनालाइज दी नॉन कन्फॉर्मेंस। सो हम पहले रिव्यू करें कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, कितनी क्वांटिटी है, अगर एक पीस खराब है या हमारी सारी 100% रिजेक्शन है। सो उसको एनालाइज करके हम आगे बढ़े, एंड देन उसके बाद हम उसका रूट कॉज ढूंढें। सो अगर पूरा बल्क में अगर कोई चीज़ रिजेक्ट होती है तो उसका रूट कॉज कुछ और हो सकता है, एक पीस है तो मे बी डिसिप्लिनरी इशू है, सो उसका रूट कॉज अलग हो सकता है। सो वो आइडेंटिफाई करें उसकी रिस्क के हिसाब से, नॉन कन्फॉर्मेंस के, या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, या उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, एंड देन वी हैव टू टेक एक्शन। जो रूट कॉज निकल के आया है उसको एक्शंस लेना है, और अगर उससे रिलेटेड कोई हम सिमिलर पार्ट या सिमिलर लाइन पे अगर कोई काम हो रहा है, या वो फ्यूचर में हम वो पार्ट बनाने वाले हैं, या फ्यूचर में वो रूट कॉज आ सकता है, तो उसको भी ध्यान में रख करके हम अपने एक्शंस को लें, एंड देन उन एक्शंस को इम्प्लीमेंट करें। एंड कुछ टाइम के बाद हम उन एक्शंस को वेरीफाई करें कि क्या वो आज के सिनेरियो में भी इफेक्टिव हैं, या वो आज भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं, या हमने कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट कर ली है तो वो हम ठीक करें, हम उसको एड्रेस करें, हम अपने जो भी 8D कापा जहाँ पर भी हमने भरा है, या हमने अपने रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स को चेंज किया था जब नॉन कन्फॉर्मेंस के एक्शंस लिए थे, तो उनको दोबारा से अपडेट करें। देन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को, जो प्लानिंग के टाइम पे हम अगर कोई नया पार्ट उसी टाइप का इम्प्लीमेंट मतलब डिज़ाइन करने वाले हैं या डेवलप करने वाले हैं, या उसी टाइप का हम कोई प्रोसेस नई लाइन डिज़ाइन करने वाले हैं,
सो जो हमने ये लर्निंग की है वो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स को दोबारा से रिवाइज कर ले, सो दैट कि अगला डिज़ाइन में या प्रोसेस डिज़ाइन के अंदर उस चीज़ को कंसीडर किया जा सके, एंड देन मेक द चेंजेस इन कंट्रोल प्लान एंड FMEA एंड करेक्टिव एक्शन टू बी अप्रोप्रिएट टू द इफेक्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। सो जो नॉन कन्फॉर्मेंस आई है उसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाले हमारा करेक्टिव एक्शन, मतलब कि वो नॉन कन्फॉर्मेंस दोबारा रीजनरेट ना हो। Then the requirement is the organization should have a problem solving documented process. So हमारे पास कोई टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कोई भी प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, रिलेटेड टू प्रोसेस, रिलेटेड टू KPIs, रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ QMS, सो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टेक केयर करते हैं। सो सबसे पहले हम डिफाइन करें कि वो किस टाइप की प्रॉब्लम है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, 100% रिजेक्शन है कि एक पीस की प्रॉब्लम है। उसको डिफाइन करने के बाद देन हम उसका कंटेनमेंट करें, जो आज की डेट में आप सुन भी रहे कि कंटेनमेंट जोन बना दिए, सो दैट वो प्रॉब्लम आगे ना फैले। एटलीस्ट हम उसको उसी जगह पे उसी प्रॉब्लम को उसी समय पे कंटेन कर लें, उसको कंट्रोल कर लें, एंड देन कुछ इमीडिएट एक्शंस लें, कुछ इंटरमीन एक्शंस लें, लाइक हम सेग्रीगेट करके कस्टमर की सप्लाई स्टार्ट करें सो दैट कस्टमर की लाइन स्टार्ट हो सके, लाइक हम उसके ऊपर डेट या मंथ या जो कट ऑफ डाल दें कि इसके बाद से जो पीस आ रहे हैं वो बिल्कुल ओके आ रहे हैं, चट के आ रहे हैं, सो दैट कस्टमर को भी मालूम हो कि ये डेट और ये नंबर डला हुआ है या कोई कलर कोडिंग है, तो उससे क्लियरिटी हो कि ये कंपोनेंट्स बिल्कुल ओके हैं। सो रूट कॉज एनालिसिस मेथोडोलॉजी यूज करनी है, चाहे वो YY एनालिसिस हो, 8D हो, फॉल्ट फाइंडिंग हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, सो उसके थ्रू हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करें, उसको एनालाइज करें और उसके रिजल्ट्स को, जो भी उसके आउटकम आती है, आउटपुट आती है, उसको हम लिखें एंड देन उसके केस पे करेक्टिव एक्शंस लें। और करेक्टिव एक्शंस अगर हॉरिजॉन्टली डिप्लॉयमेंट हो सकते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टली डिप्लॉय करें। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि सेम पार्ट और बन रहे हैं, उसका पार्ट नंबर चेंज है बट और किसी मॉडल में सेम पार्ट जा रहा है, या एक लाइन पे प्रॉब्लम आई है तो दूसरी लाइन के अंदर भी उन करेक्टिव एक्शंस को हम वहाँ पे लगाएं, सो दैट कि वहाँ एटलीस्ट वहाँ पर भी वो प्रॉब्लम रुक जाए। तो इसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। हॉरिजॉन्टली हम थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ पर भी हम एक्शंस को लें। देन इफेक्टिवनेस ऑफ करेक्टिव एक्शन, जो हमने इम्प्लीमेंट किए हैं करेक्टिव एक्शंस, उसको बार बार रिव्यू करें कि वो आज की डेट में भी करेक्टिव एक्शन इफेक्टिव हैं कि नहीं है। एंड देन डॉक्यूमेंटेशन अपडेशन, FMEA कंट्रोल प्लान को अपडेट करें, और जो भी हम अपना प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ कर रहे हैं कोशिश करें कि कस्टमर ने जो हमें प्रोसेस बताया है या कस्टमर का जो फॉर्मेट है या डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से या कस्टमर के डिफाइंड प्रोसेस के हिसाब से हम उसको इम्प्लीमेंट करें। कुछ कस्टमर 8D कहते हैं, कुछ YY एनालिसिस कहते हैं, कुछ A3 शीट्स कहते हैं। सो जो भी कस्टमर का डिफाइंड प्रोसेस है पहले हम उसको इम्प्लीमेंट करें और कस्टमर के डिफाइंड टूल्स को इम्प्लीमेंट करें। उनका मेथड हो, सिस्टम हो, उसको अगर कस्टमर ने हमें दिया हुआ है तो उसको पहले हम प्रायोरिटी दें, और अगर नहीं है तो हम अपने प्रोसेस या अपने सिस्टम को भी कस्टमर से अप्रूवल ले सकते हैं। नाउ कम टू दी एरर प्रूफिंग। एरर प्रूफिंग का मतलब यह है कि दिस इज कॉल्ड प्रिवेंशन, हम डिफेक्ट बनने ही ना दें। सो एरर प्रूफिंग के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी डाला था, आप उसको भी रिफर कर सकते हैं। एरर प्रूफिंग दो तरह की होती है, एक प्रिवेंटिव और एक दूसरी होती है डिटेक्शन। सो लाइक अलार्म हो गए, लाइक रेड लाइट्स हो गई, तो वो या कह सकते हैं कि जैसे ही वो डिफेक्ट जनरेट हुआ वैसे ही हमें अलार्म मिल गया है, लाइट मिल गई, सो वो डिटेक्शन मेथड है, डिटेक्शन एरर प्रूफिंग है, और जैपनीज में इसको पुकायोका भी कहते हैं। तो वो उस वक्त हमें हमारा सिस्टम बता दे कि ये एरर बन गई है, ये नॉन कन्फर्मेंस बनी है, सो इसको आप अलग कर सकें। और दूसरा होता है कि वो डिफेक्ट को बनने ही ना दे, जिसे प्रिवेंशन कहते हैं। वो फुल शट डाउन भी कर सकता है पूरे सिस्टम को या हाफ शट डाउन भी कर सकता है, मतलब कि वो नेक्स्ट ऑपरेशन में वो बन ही नहीं सकता या नेक्स्ट ऑपरेशन में जा ही नहीं सकता। सो दैट इज कॉल्ड ए प्रिवेंशन ऑफ एरर प्रूफिंग। और डॉक्यूमेंट मेथड टू बी यूज्ड इन FMEA, डॉक्यूमेंट टेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर प्रूफिंग इन कंट्रोल प्लान। सो जो एरर प्रूफिंग हमने डाली है
उसको बार बार टेस्ट करें, कुछ उसमें गलत इंटेंशनली सिमुलेट करके गलत चीज़ चलाने की कोशिश करें और देखें कि हमारा एरर प्रूफिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसकी जो टेस्ट फ्रीक्वेंसी कब करनी है, 6 महीने में या वीकली करनी है या डेली करनी है, उसको हम कंट्रोल प्लान में डिफाइन करें। और वो जो कंट्रोल हमने नया लगाया है उसके हिसाब से हम अपने FME को भी अपडेट कर लें, सो दैट कि हमारा कोई अगले प्रोडक्ट या अगले प्रोसेस को हम डिज़ाइन करें, सो वो जो लेसन हमने सीखा है वो उसके लिए यूज़ हो सके। So including testing of error proofing devices, simulation failure, maintain record of such testings। अगर कुछ फेलियर्स आते हैं या कुछ गलत होता है या आपका एरर प्रूफिंग फेल हो जाता है, सो उसको भी हम रिकॉर्ड करें। और मास्टर और चैलेंज पार्ट जो यूज़ करते हैं हम एरर प्रूफिंग को वेरीफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए या टेस्ट करने के लिए, उसको कंट्रोल करें, उसके ऊपर स्पेसिफाइड नंबर डालें, उस पर यूनिक आईडी दें, सो दैट कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें बहुत सारे पार्ट्स के बीच में से, एंड उसको वेरीफाई करें बार बार, एंड देन अगर पॉसिबल है तो उसे हम कैलिब्रेट भी करें। एंड हैव ए रिएक्शन प्लान अगेंस्ट द फेलियर ऑफ एरर प्रूफिंग डिवाइसेस। अगर कोई एरर प्रूफिंग डिवाइस फेल होता है और वो एरर प्रूफिंग काम नहीं करती है, तो हम कैसे उसको रिएक्ट करेंगे। हम रिएक्ट का मतलब उसके अगेंस्ट में हम ट्रबल शूटिंग क्या होगी, हमारा उसके अगेंस्ट में रिएक्शन क्या होगा। देन नाउ कम टू दी वारंटी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हमारी प्रोडक्ट या हमारा कंपोनेंट जो हम कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं वो वारंटी के अंदर आता है, लाइक हम टायर है या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, बैटरी हो सकती है। सो अगर वो वारंटी क्लॉज के अंदर आता है, हमारे कस्टमर ने हमें कह रखा है कि ये 3 साल वारंटी में है, और अगर वो फेल होता है 3 साल या उस स्पेसिफिक पीरियड में, सो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट वारंटी मैनेजमेंट प्रोसेस व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वारंटी टू इट्स प्रोडक्ट, यूज कस्टमर स्पेसिफाइड प्रोसेस इफ प्रोवाइडेड। सो जब भी वारंटी मैनेजमेंट मीन्स अगर वो वारंटी टाइम में फेल होता है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए अगर कस्टमर ने कुछ स्पेसिफाइड प्रोसेस है तो उसको हम फॉलो करें। Process to include method of for warranty part analysis including NTF no trouble found situation agreed with customer। So अगर हमारा कोई वारंटी फेलियर होता है तो हम उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं, उसका रूट कॉज क्या है, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड अगर कस्टमर की तरफ से अगर हमें बोला जाता है कि भाई अब ये दोबारा नहीं होना चाहिए, सो नो ट्रबल आना चाहिए, अब दोबारा से ये ट्रबल नहीं आए, सो उस सिचुएशन को हम कैसे अचीव करें, कैसे उसके लिए हम काम करें, that is called a warranty management system या process। Now come to the non-conformance and corrective actions। So हमें कब non-conformity और corrective actions ले रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा और क्लैरिफाई किया है कि कस्टमर कंप्लेन के सिचुएशन में अगर कस्टमर से कोई कंप्लेन आती है या फील्ड फेलियर, फील्ड के अंदर से कोई प्रॉब्लम आती है, या रिटर्न पार्ट्स आते हैं कस्टमर से, कस्टमर की लाइन से वापस आते हैं, तो हम उसको एनालाइज करें, उसको हम सिमुलेट करें, उसकी टेस्टिंग करें कि ये पार्ट कैसे बना है, कि किस सिचुएशन के कारण बन सकता है, और जो सिचुएशंस हैं फिर उन सिचुएशंस के आगे हम करेक्टिव एक्शन लेके और उसको प्रिवेंट करें कि वो दोबारा जनरेट ना हो। एंड अगर हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर के लाइन पे लगने के बाद उसके कस्टमर उसके सॉफ्टवेयर से कोई लैंग्वेज दे करके हमारे प्रोडक्ट को परफॉर्म कर रहा है, तो उसको भी हम एनालाइज करें और कस्टमर को रिक्वेस्ट करके और कस्टमर के सॉफ्टवेयर के अंदर या कस्टमर के सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस कैसे कर रहा है या हमारा अपना सॉफ्टवेयर है, सो उसको भी प्रॉपरली हम एनालाइज करें, सो दैट कि वो दोबारा से प्रॉब्लम ना आए। उसको हम कम्युनिकेट करें जो भी हमारे रिजल्ट्स आए, एंड एनालिसिस करें विद कस्टमर आल्सो एंड विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन विद मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच या क्रॉस फंक्शनल टीम। continual improvement, so continually improve the suitable adequacy and effectiveness of quality management system। so जो improvement हमें करनी है जो हमारे को सूट करता है और जो एडुकेट हो, मीन्स बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना लग रही हो, हम कर सकते हैं इजीली, एंड उसकी हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करता है। So consider the result of action and evaluation and management review output to determine if they are needed to or opportunity to be addressed as a continual improvement।
सो अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स की, सो उसको भी हम कंसीडर करें और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स को हम अपनी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के अंदर जरूर रिव्यू करें. Now we should have a documented process for control improvement. So ये एक गोल भी है IATF का, so इसलिए हमें यहाँ पे एक प्रोसेस चाहिए और हम उसमें कौन सा मेथोलॉजी या कौन सा हम फॉर्मेट या कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे वो स्पेसिफाई करें. हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट के, लाइक हम 2% इम्प्रूव करना चाहते हैं या 3% इम्प्रूव करना चाहते हैं. सो उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं सारे KPIs के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, एंड मेज़र करें कि क्या हमने वो अचीव किया है नहीं किया है. ऑब्जेक्टिव बेस्ड मेजरमेंट होना चाहिए. एंड देन इफेक्टिवनेस भी वेरीफाई करें कि क्या वो जो हमने एक्शंस या जो हमने इम्प्रूव किया है वो आज भी इफेक्टिव है, एंड उस इंफॉर्मेशन को हम डॉक्यूमेंट भी करें. सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एक्शन प्लान विद फोकस ऑन रिडक्शन इन प्रोसेस वेरिएशन एंड वेस्ट. सो हम फोकस करें कि हमारा प्रोसेस के अंदर कम से कम वेरिएशन आए या वेरिएशन को हम कम कर सकें एंड वेस्टेज को कम कर सकें. उसको ध्यान में रख करके हमें इम्प्रूवमेंट प्लान्स बनाने हैं. एंड रिस्क एनालिसिस को भी हम कंसीडर लिंक करें कि हम रिस्क को मिटिगेट कैसे कम कैसे करेंगे, मिटिगेट कैसे करेंगे, या हम उसको रिस्क को ख़त्म करेंगे. Continual improvement projects start only after the manufacturing process are statistically capable and stable, or when the product characteristics are predictable and meet customer requirement. So आप continual improvement project जब consider करेंगे जब तक अगर हमारा process stable नहीं है. अगर process stable नहीं तो पहले process को stable करिए. अगर हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही तो पहले रिक्वायरमेंट को मीट करिए, उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट करें तो दैट इज कॉल्ड ए कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट. दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन आवर बॉटम लाइन, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करें. सो थैंक यू. वी हैव नाउ कंप्लीटेड आवर दिस सीरीज IATF 16949 awareness program, and hope you enjoy this series and give a genuine feedback so that I will improve in the further series and further videos. So thank you for watching and stay safe